अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 611 के लेक्चर नंबर 21 में। लेक्चर 21 का मेन टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे होगा एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, सेकंड पे हम डिस्कस करेंगे एजेंसी बाय एस्टॉपल और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, लेक्चर नंबर 21 का टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो आइए इसमें जो टॉपिक हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हम जो है पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एजेंसी बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय एस्टॉपल और बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एजेंट्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी, सेक्शन 189। एमरजेंसी के अंदर जो एजेंट जो है उसकी अथॉरिटी क्या होगी, ये जो है वो सेक्शन 189 जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इमरजेंसी के अंदर एक एजेंट के पास कौन कौन सी अथॉरिटी आ जाती है। एक एजेंट के पास जो है अथॉरिटी मिल जाती है इमरजेंसी के अंदर कि वो सारी चीज़ें कर सकता है इस मकसद के लिए कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो प्रिंसिपल को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी किस्म के लॉस से इन इज लॉज के अंडर द सर्कमस्टेंसेस, अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। अब इसका मकसद ये होना चाहिए कि अगर प्रिंसिपल ख़ुद यहाँ पर मौजूद होता है, प्रिंसिपल वो बंदा है जिसकी वजह से एजेंट जो है वो काम कर रहा है। अब मैं जो हूँ आपसे कोई काम करवा रहा हूँ या आप मेरे बिहाफ पे कोई काम कर रहे हैं तो मैं प्रिंसिपल कहलाऊँगा, आप जो है वो एजेंट कहलाएंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर प्रिंसिपल भी होता तो वो भी यही काम करता, ऐसा परस्यू करना है एजेंट को और फिर वो काम करना है। जैसे यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है, मिस्टर असलम मिस्टर असलम जो है वो एक फ्रूट मर्चेंट हैं, उन्होंने जो है वो ट्रक भेजे हैं लाहौर से डीजी खान के लिए। अब जो ट्रक जो है वो डीजी खान जा रहे थे लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ड्राइवर जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पाया मिस्टर असलम से, उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की लेकिन उनका कांटेक्ट जो है वो मिस्टर असलम से नहीं हो पाया। अब वो इस बात में था कि अब ट्रक ड्राइवर जो था उसको ये अंदेशा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रूट जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब वो क्या करेगा कि वो सारे फ्रूट जो है वो उसने वहीं पर मार्केट रेट के ऊपर बेच दिया। अब ये जो है यहाँ पर सेक्शन 189 जो है वो हरकत में आएगा और वो जो एजेंट है अगर प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर नाराज़ हो तो एजेंट बता सकता है कि भाई मैंने सेक्शन 189 के तहत जो है वो इन चीज़ों को बेचा है और आप जो है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आप भी सिचुएशन में होते तो आप भी ऐसा करते। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल एजेंट होते हैं वो इस सिचुएशन में इतने ज़्यादा केसेस नहीं बनते, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है ये कानून के मुताबिक जो है ये काम हो जाता है। अब यहाँ और ये सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई इतने हार्ड भी नहीं है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर एक स्टेट एजेंट ने जो है वो क्या करना है। एजेंसी बाय एस्टॉपल, एस्टॉपल के अंदर क्या होता है, पहले तो ये बताते हैं कि एजेंसी बाय एस्टॉपल होती क्या है। एजेंसी बाय एस्टॉपल एक सिचुएशन को रेफ़र करती है जहाँ पर एक बंदा जो है वो ऑथराइज हो रहा होता है और वो दूसरे बंदे के ऊपर काम कर रहा होता है। इवन देयर वाज फॉर्मल एग्रीमेंट अथॉरिटी गिवन दिस अकर व्हेन द पर्सन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अनदर पार्टी बिहाव इन अ वे लैंड लीड्स टू अदर टू बिलीव देयर रिप्रेजेंटेटिव हैज़ एन अथॉरिटी टू एक्ट ऑन देयर बिहाव। यहाँ पर जो है वो एजेंसी के अंदर एक मिसाल ले लें कि एजेंसी ऑफ एस्टॉपल है, इसमें मैं जो हूँ वो आपसे मिल रहा हूँ लेकिन मैं किसी मेरे जो प्रिंसिपल हैं वो आपसे नहीं मिल रहे, मैं अपने प्रिंसिपल का एजेंट हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ और हमारी एक डील हो रही है। तो आप ये समझेंगे कि भाई मैं जो क्योंकि उनका एजेंट हूँ तो मैं आप जो मेरे साथ जो डील कर रहे हैं सारी चीज़ें डील कर रहे हैं वो डील उन्हीं के साथ हो रही है जो प्रिंसिपल हैं। तो जो इसमें जो है वो एग्रीमेंट के तहत या विदाउट एग्रीमेंट के तहत इम्प्लाइड और एक्सप्रेस फॉर्म में यानी कि रिटर्न फॉर्म में या तो अथॉरिटी मिल जाती है या तो इम्प्लाइड फॉर्म में मुँह ज़बानी अथॉरिटी मिल जाती है एजेंट को, और एजेंट जो एक्ट कर रहा होता है वो सारी चीज़ें दरअसल पीछे से उसके प्रिंसिपल की एक्ट होती है। अब यहाँ भी क्या एग्जाम्पल दी गई है, ड्यू टू द conduct of Mr. Aslam, principal Mr. Salam, third party believe that Mr. Kaleem is an agent of Mr. Aslam and under his impression Mr. Salim entered into agreement with Mr. Kaleem। ये सिंपल सी बात है कि आपके साथ जो है मैं कोई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते, आप मिस्टर ए को जानते हैं जिनका मैं एजेंट हूँ, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे मेरी शक्ल देख के नहीं या मेरी बातों से मुतासिर होकर नहीं बल्कि मिस्टर ए से मुतासिर होकर। तो इस तरीके जो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एजेंसी बाय एस्टॉपल कहलाते हैं। तो हमने बाय कंसेंट जो है वो पिछले लेक्चर में कवर कर दिया था, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इसमें कवर कर दिया और बाय एस्टॉपल भी इसमें कवर कर दिया। अब एक हमारा ले गया बाय रेटिफिकेशन, तो आइए उसको देखते हैं कि बाय रेटिफिकेशन से क्या मुराद है। रेटिफिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिफिकेशन इस कंटेंट इन सेक्शन 196। सेक्शन 196 के अंदर जैसे उसमें 189 था, ठीक है, एजेंसी बाय एस्टॉपल, अब यहाँ पे 196 है। अब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्या होता है, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन अकर व्हेन समबडी इम्प्रूव और कंफर्म द एक्शन टेकन बाय बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन इवन थ्रो देयर वाज नो प्राइवर ऑथराइजेशन। इन सिंपल टर्म इट्स लाइक गिविंग रेट्रोएक्टिव परमिशन टू समथिंग विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ समवन एक्टिंग एज योर एजेंट विदाउट योर इनिशियल कंसेंट। बाय रेक्टिफाइंग द एक्शन यू आर एसेंशियली ट्रीटिंग देम एज इफ दे हैड बीन ऑथराइज्ड फ्रॉम द बिगिनिंग।
अब इसको हमें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको वो जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। मिस्टर फहाद एन एजेंट टू मिस्टर सलमान लैंड 1 लाख रुपीज़ टू मिस्टर कलीम। मिस्टर कलीम इज़ पेइंग मंथली प्रॉफिट टू मिस्टर फहाद हु इज़ रेंडेड अकाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल मिस्टर सलमान। बाय एक्सेप्टिंग द प्रॉफिट मिस्टर सलमान कंडक्ट इम्प्लाई रेटिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन प्रोवाइडेड बाय एजेंट आल्सो विदाउट हिज अथॉरिटी। अब एक मिसाल ले लें कि मिस्टर फहाद जो है वो एजेंट हैं मिस्टर सलमान के, उन्होंने जो है वो 1 लाख रुपए मिस्टर कलीम को दे दिया। अब इस बारे में मिस्टर सलमान को कुछ भी नहीं पता। अब मिस्टर कलीम जो है वो हर महीने एक किस्त तो वापस करते हैं और उसके साथ साथ उसके ऊपर प्रॉफिट भी देते हैं। अब ये बात जो है वो मिस्टर सलमान को पता चली, तो मिस्टर सलमान ने जो है वो जितना मिस्टर फहाद ने जो उनके एजेंट थे उन्होंने बताया कि सर आप मौजूद नहीं थे और मुझे फ़ायदे की डील लगी तो मैंने 1 लाख रुपये मिस्टर कलीम को दे दिए। अब इस बात को 1 साल होने वाला है और ये देखें आपके पैसे भी पूरे हो गए, इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने कमाया है, तो मैंने आपके भले के लिए किया। तो मिस्टर सलमान इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने रेटिफिकेशन कर ली, उन्होंने इस चीज़ को एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कर ली, रेटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में तो नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने ये बात मान ली तो इसमें क्या हो गया कि उन्होंने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया रेटिफिकेशन का। तो ये जो है वो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहलाती है। कंडीशन ऑफ रेटिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, इसको हम देखते हैं। कंडीशन ऑफ रेटिफिकेशन बाय अनदर कैन बी समराइज इन कंसाइज मैनर इज एज फॉलोज। अब क्या होता है, इसकी हम एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे दिया हुआ है एब्सेंस ऑफ प्रायर ऑथराइजेशन द पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द अनदर इनिशियल लेग टू एक्सप्रेस अथॉरिटी और परमिशन टू डू सो। अब इसमें क्या होता है कि एजेंट जो है वो कुछ ऐसा काम कर जाता है जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं मिली होती, ना तो इम्प्लाइड फॉर्म में मिली हुई होती है, ना तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में मिली होती है। द इंडिविजुअल कैरीज एन एक्शन दैट मेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन बिलीविंग इट देयर बेस्ट इंटरेस्ट। अब इसमें एजेंट क्या करता है, वो एक फ़ैसला ले लेता है, वो ये समझता है कि भाई ये जो सिचुएशन बन गई है, सिचुएशन में मैं जो फैसला ले रहा हूँ वो प्रिंसिपल के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर प्रिंसिपल भी होते तो वो भी ये फ़ायदा करते, तो वो बगैर किसी अथॉरिटी के ये डिसीजन जो है वो ले लेता है। द प्रिंसिपल मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द स्पेसिफिक और ट्रांजेक्शन परफॉर्म बाय द एजेंट ऑन देयर बिहाफ। The principal must be legally capable of ratifying the action, meeting they are sound of mind, do not underrate the stability. The principal must explicitly and willingly express their intention to adopt or approve the action performed by the agent on their behalf. No material change in the principal cannot ratify an action if circumstances have significantly changed since it was initially performed. It is important to note that the exact requirement for ratification may vary depending on the jurisdiction and the specific legal of the context. अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई एजेंट के पास जो था वो इतनी अथॉरिटी भी नहीं थी। सिंपली मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। कंडीशन ऑफ रेटिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। अब इसमें ये होगा कि मैं जो हूँ वो आपका एजेंट हूँ। अब मेरे पास जो है आपने 1 लाख रुपए दिए थे। अब मैंने क्या किया, इस 1 लाख रुपए को मैंने किसी इस्तेमाल में ले लिया। एक मिसाल ले लें कि मैंने गोल्ड ख़रीद के रख लिया। अब मुझे अंदाज़ा था कि गोल्ड का रेट जो है वो ऊपर जाएगा और मैंने जो है वो गोल्ड लेके रख लिया 1 लाख रुपए का। अब 1 हफ्ते के बाद जो है वो गोल्ड का रेट ऊपर गया और मैंने जो है वो गोल्ड बेच के और पैसे जो है वो रख दिए और अपने एजेंट को बता दिया, यानी कि प्रिंसिपल आपको बता दिया कि मैंने ये अमाउंट किया और आपके फ़ायदे के लिए किया। अब आपके ऊपर ये अथॉरिटी है, आप चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एजेंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब चाहे तो इसको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे तो उसको जो है वो हटा भी सकते हैं। अब इस तरीके की जो कंडीशन जो है ये रेक्टिफिकेशन होती है, जहाँ पर एक बंदा आपके बिहाफ पे एक्ट कर रहा होता है। एक्ट डन विदाउट द नॉलेज और अथॉरिटी। अब एक काम ऐसे कर दिया है जो नॉलेज और अथॉरिटी में भी नहीं है एजेंट ने। अब इसमें क्या होगा, अब एक मिसाल ले लें कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर जो है वो एक मुलाजिम जो आपकी कंपनी के अंदर जो है वो मैं आपके अंडर काम करता हूँ और मेरे को पास अथॉरिटी है कि मैं अगर कोई बिल साइन करूँगा या किसी चीज़ की अप्रूवल लूँगा, कोई चीज़ खरीदनी है, तो मुझे 1 लाख रुपए तक इजाज़त है कि 1 लाख रुपए तक की चीज़ जो है वो मैं बाहर से मंगवा सकता हूँ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 1.5 लाख रुपए की चीज़ जो है वो मंगवा ली। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें रेक्टिफिकेशन आप एज अ प्रिंसिपल आप करेंगे या नहीं करेंगे, उसमें यह होगा कि मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि देखें ये चीज़ जो है वो बहुत सस्ती मिल रही थी और वैसे ये चीज़ 2 लाख रुपए की है, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए की मिल रही थी, आप मौजूद नहीं थे, तो मैंने बोला मंगवा लो और अभी भी आप इसके रेट चेक कर सकते हैं, तो इसके रेट 2 लाख रुपए ही हैं, तो हमें 50,000 का फ़ायदा ही हुआ है और इससे हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। एक मिसाल ले लें कि प्लांट पर कोई मशीन आपने मंगवाई है, तो इसमें आपकी मर्ज़ी होगी, चाहे तो इसको रेक्टिफाई कर लें, एक्सेप्ट कर लें। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो आपका एजेंट है उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इसका लीगल एक्शन नहीं होगा। अब इसमें एक और चीज़ भी है, यहाँ पे जो अगली बात हो रही है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब इसमें ये बात करना चाह रहे हैं कि अब जैसे 1 लाख रुपए की चीज़ 1 लाख की अप्रूवल अथॉरिटी मेरे पास थी और मैंने 1.5 लाख रुपए की चीज़ मंगवा ली। अब इसमें ये नहीं होगा और आपने अप्रूव कर दी कि हाँ ठीक है कंपनी का फ़ायदा हुआ। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं हमेशा जो है वो 1.5 लाख की अप्रूवल देने लग जाऊँ। मेरे पास अप्रूवल अथॉरिटी जो है वो 1 लाख की है, जो रेक्टिफाई अमाउंट है
वो इफ़ेक्ट करेगा 1 लाख रुपए की। ऐसा ना कि 1.5 लाख रुपए की अप्रूवल जो है मैं करना शुरू कर दूँ। वाई वर्ड एक्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। अब इसमें बहुत से हमने अभी तक वो चीज़ें देखी जो कि रेटिफाइड हो सकती थी, जो प्रिंसिपल जो हैं वो रेटिफाइड कर सकते थे। अब कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो रेटिफाइड नहीं हो सकती। उसमें क्या है, अब उसमें है सर्टेन एक्ट कैन बी रेटिफाइड ड्यू टू देयर नेचर और लीगल कंसेशन। हेयर आर फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल। इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं हो सकती। एक्शन बियॉन्ड लीगल कैपेसिटी, यानी कि जो कानूनी चीज़ों से ऊपर है वो नहीं हो सकती। एक्शन अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक के अगेंस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट जाके काम हो वो भी नहीं हो सकता। एक्ट्स अनडिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसपे आपको पता है कि दो लोगों के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वो भी नहीं कर सकते आप यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको हेडिंग्स बता दी हैं। अगर आप ये नोट्स मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है उससे आप हमसे ये नोट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं और इनको डिटेल में पढ़ के समझ भी सकते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से एक्ट जो है वो रेक्टिफाइड नहीं हो सकते। तो तमाम इलीगल एक्ट जो है वो रेक्टिफाइड नहीं हो सकते। उसके बाद राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी कि मुख्तलिफ राइट और ऑब्लिगेशन क्या होते हैं डिफरेंट पार्टीज़ के रेक्टिफिकेशन के अंदर। जब रेक्टिफिकेशन हो गई, अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है पार्टीज़ के। वी कैन कंक्लूड दैट पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैव द फॉलोइंग राइट एंड ऑब्लिगेशन, की ये 4 जो हैं वो राइट एंड ऑब्लिगेशन जो हैं वो बनते हैं। प्रिंसिपल में सू द थर्ड पार्टी एंड द थर्ड पार्टी कैन आल्सो सू द प्रिंसिपल, यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है, प्रिंसिपल जो है वो थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन ले सकता है और थर्ड पार्टी भी प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन ले सकती है। अब ऐसा नहीं है कि एजेंट जो है वही फंसेगा, नहीं, प्रिंसिपल भी फंस सकता है और थर्ड पार्टी भी फंस सकती है, क्योंकि एजेंट को जो है वो उन्होंने प्रिंसिपल ने ही काम पे रखा है और जो पार्टी जो है वो उससे सारे काम करवा रही है थर्ड पार्टी, तो उसको पता है कि इसके पीछे प्रिंसिपल है इसीलिए करवा रही है। नो लायबिलिटी शेल बी इनकर्ड बाय द एजेंट टू थर्ड पार्टी, कोई भी लाइबिलिटी जो है वो एजेंट नहीं लगा सकता थर्ड पार्टी के ऊपर। एजेंट नॉट लाइबल फॉर एक्सीडिंग एज अथॉरिटी, यानी कि एजेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी से अगर एक्सीड कर जाता है तो वो लाइबल नहीं भी होता। क्योंकि अब हमने एक केस देखा था, यहाँ पे केस स्टडी देखी कि 1 लाख की अथॉरिटी थी, उसके बाद उसने 1.5 लाख कर दी, लेकिन वो लाइबल नहीं हुआ क्योंकि वो एक्ट रेक्टिफाई हो गया। लेकिन अगर कोई इलीगली करता है, यानी कि वो चोरी कर लेता है 1.5 लाख रुपए और बोलता है कि 1 लाख रुपए, जैसे 1 लाख रुपए उसकी सैलरी है, अब उसके बाद पैसे का हिसाब किताब है, उसने बोला भाई मैं इस दफ़ा तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, मैं 1.5 लाख रुपये ले लेता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता, वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता। ये भी इसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ टू पे रीजनेबल रेमनरेशन टू एजेंट। अब प्रिंसिपल, जैसे हमने यहाँ पे एजेंट की बात कर ली कि वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता, और यहाँ पे प्रिंसिपल को भी इस बात से मुतनब्बे किया जा रहा है कि कानून के मुताबिक उसने जो है एक रीजनेबल तनख्वाह जो है वो एजेंट को देनी है। तो गाइस ये था लेक्चर 21 में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर देखें मैंने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट नहीं की हैं, अब उनको वो इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम है आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एजेंसी ऑफ रेटिफिकेशन, अब जब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं उसमें मैक्सिमम 5 नंबर का एक सवाल होता है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक ही सवाल आएगा 5 नंबर का, तो इसमें आप ये 3-4 चीज़ें 3-4 हेडिंग्स मैंने बताई हैं आपको, अगर आप 3 हेडिंग्स भी लिख देते हैं और डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो काफ़ी है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से ये किया हुआ है कि जो ईजी चीज़ें हैं और जो ईजी जो अंडरस्टैंड है उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उनको मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप इजीली जो है वो पेपर में तैयारी कर सकें और इजीली पेपर दे सकें। ये दोनों लेक्चर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फाइनल टर्म से रिलेटेड, क्योंकि इस दफ़ा मिड टर्म 18 लेक्चर्स तक हुआ है। तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इनके चारों में से कोई एक आ सकता है यकीनन, तो इसकी आप अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद में आएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, कोई सजेशन है तो भी बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।